नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है, कॉम्बो सीरीज। कॉम्बो सीरीज में क्या है कि 500 एमसीक्यू होंगे, जिसमें ईवीएस के भी क्वेश्चन होंगे और सीडीपी के भी क्वेश्चन होंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे विशेष अनुभवी अध्यापकों द्वारा तैयार किया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर। यदि आप इस पूरी सीरीज को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। एक क्लास आप पूरी देखिए, निश्चित तौर पर आपका हर क्लास देखने का मन करेगा। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा से मुझे कोल्ड हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा से कोल्ड हो गया है, मतलब कोल्ड हो ही गया है, थोड़ा क्या, ठीक है, कोल्ड हो गया है और जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी असहजता हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से आपको पढ़ा कर दूँ, यानी कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करवा के दूँ। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप नए हैं तो कोई डाउट्स होती हैं, कोई क्वेश्चन होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। नहीं, हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, अबाउट 2 में जाकर आप अपने प्रश्न को साझा कर सकते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना है, जैसे सीडीपी की बात करते हैं, सीडीपी आपने पढ़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ईवीएस का चैप्टर है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें उस चैप्टर को शेयर कर सकते हैं नेम, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। ईवीएस, हिंदी, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ईमान के चलिए 5 विषय में। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा से आज हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास थोड़ी सी बड़े कर दिया था दोस्तों, लेकिन आगे से मैं इस बात को ध्यान रखूंगा ताकि ये क्लास बड़ी ना हो, मतलब इंट्रोडक्शन वाली, क्योंकि आज क्या था, इसे लॉन्च करना था, इसलिए थोड़ा से क्या है कि कहीं ना कहीं आज हमने आपका समय लिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न आप देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। टूटता हुआ तारा होता है, यानी टूटता तारा होता है, कोई तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है और क्षुद्रग्रह होता है। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब कुछ छात्र दे रहे हैं, बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। उल्का पिंड, उल्का सही हो जाएगा। टूटता हुआ जो तारा होता है वो उल्का पिंड होता है। दरअसल अगर देखा जाए तो यह एक उल्का पिंड होता है दोस्तों, जो क्या होता है, वायुमंडल के प्रवेश में जाने पर क्या होता है कि जलकर बिखरने लगता है या जल जाता है, और जैसे ही जलता है इसमें एक अलग तरीके से कह सकते हैं प्रकाश प्रकाशित होता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, टूटता हुआ तारा कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब देखिए प्रश्नों की बौछार, अब देखिए प्रश्नों की बौछार, और अब एक एक प्रश्न का महत्व होगा, ठीक है। इसका जवाब अच्छे से दीजिएगा। प्रश्न यह है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं आपको पहचानना है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो नीचे दिए गए विकल्प हैं इनमें मधुमक्खी की सबसे ज़्यादा उपयुक्त विशेषताएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है दोस्तों कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, पहला ऑप्शन। पहला विकल्प कह रहा है। दूसरे विकल्प में कहा जा रहा है कि नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है सभी मादा मक्खी या मधुमक्खी अंडे देती ही हैं। चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ता में लेकर आती है। पहला ऑप्शन कहता है यहाँ पर ए बी सी सही है। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ ए सी सही है। तीसरा ऑप्शन ए बी डी सही है, और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए और डी सही है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, ठीक है। फटाफट जवाब देते चलिए, थोड़ा सा हमारे ट्रिक को अपनाइए। एक प्रश्न इसमें देखिएगा गलत होगा, एक प्रश्न ऐसा होगा जो गलत होगा। यदि उस गलत प्रश्न को आपने देख लिया तो निश्चित तौर पर आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मतलब कि एक तरीके से चारों विकल्प में आराम से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए अगर आप तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो सभी मादा मक्खी जो होती हैं अंडे नहीं देते हैं, तो जहां जहां पर सी है उसको हम गलत काट देंगे। ये देखिए हमने गलत काट दिया। और डी वाला हमें पहले से ही पता है कि इसका वाकई में कार्यकर्ता जो मधुमक्खी होती है वो भोजन खोजती है और फिर उसे छत्ते में लेकर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डी भी सही है, और यहाँ पर हमें पहला भी सही लग रहा था, पहला भी सही है, और दूसरा भी अगर देखा जाए तो नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो सी सही हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए केवल रानी मधुमक्खी ही क्या करती है, अंडे देती है, और नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं मधुमक्खी पालन का जो समय होता है वो कब से कब तक होता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। कब से कब तक होता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए किन किन राज्यों में मधुमक्खी पालन अच्छे से किया जाता है।
किन किन राज्यों में मधुमक्खी पालन अच्छे से किया जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बात कर लेते हैं पंजाब की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हरियाणा की बात करते हैं। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर अगर देखा जाए ऐसे में तो जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और फिर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। कौन? हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यूपी है और बिहार है। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखिए, मधुमक्खी पालन का जो समय है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक है। और ऐसे में देखा जाए तो किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा मतलब इसका मधुमक्खी पालन किया जाता है। एक तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी और बिहार। अगर देखा जाए तो मधुमक्खी पालन में शहद और मोम जैसे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से शहद और मोम जैसे पदार्थ हमें मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस छत्ते में। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं वे सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। जो आपके दोस्त नहीं आए हैं उनको बताइए कि प्रवीण सर के पास चलिए, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से वे पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वे समझा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी, जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी एक तरीके से क्या होता है, पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे क्या होता है, सीधा पानी जो होता है पौधे के आधार का मतलब जड़ में पहुंच जाती है। नैनो तकनीकी और माइक्रो और फेमेटो और ड्रिप सिंचाई। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे छात्र अगर देखा जाए तो वे जवाब देते हैं, और ठीक है, और जवाब देते रहते हैं। और बहुत सारे छात्र हमारे नए जो जुड़ रहे हैं और जो पुराने हैं वे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नए वाले भी पुराने वाले भी सभी सपोर्ट करते हैं, और सभी छात्रों को, सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसके जवाब के बारे में तो इसका जवाब हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। ठीक है, ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं आगे। आज मैं सिंचाई वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा भी, तो यहाँ आप ज़्यादा मत टेंशन लीजिए। ठीक है, अगर आप इसके बाद वाली क्लास को आप देखते हैं एनवायरनमेंट के, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ड्रिप वाली क्लास आज मैं आपको सिंचाई वाला जो चैप्टर है आज मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। चलिए अतिरिक्त जानकारी में चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न यह है कि सर्दियों में दादी अक्सर क्या करती है, निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। बताइएगा भाई, आपकी दादी जी हैं और अक्सर क्या करती हैं, अपने त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि पहली बात है गुलाब जल और आशुद्ध जल। आशुद्ध जल का मतलब ये हो जाता है जो थोड़ा से कह सकते हैं अशुद्ध जल होता है, या उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको निकालने के लिए, जैसे गर्म करना, कुल मिलाकर जैसे गर्म पानी को लगाना, ऐसे कह सकते हैं। जब पानी को उबाल लेते हैं तो जो उसको एक तरीके से भाप निकलते हैं, उसके पानी को कहीं वापस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जमा लेते हैं। जमाना का मतलब ये है उसके ऊपर थोड़ा से वो लगा देते हैं और पानी आ जाता है, तो उसको लगाने की बात कही जा रही है। ठीक है, क्या अशुद्ध जल की बात करते हैं, अशुद्धियों को निकालने के लिए गर्म किया जाता है। अशुद्ध जल का मतलब ये हो गया, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरी बात करते हैं गुलाब जल, तीसरी बात करते हैं ग्लिसरीन, नींबू का रस, और नेक्स्ट बात करते हैं नींबू का रस और दूध, और गुलाब जल और सिरका। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में आपको असमर्थता नहीं होनी चाहिए। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा का रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। आज बहुत सारे छात्रों को पहली बार ये जानने को भी मिल जाएगा, और वे भी अगर चाहें तो अपने रूखेपन को अच्छा कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरीके से डी, सही हो जाएगा। गुलाब जल और सिरका यदि हम लेकर अपने त्वचा पर लगाते हैं तो बिल्कुल रूखापन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न यह है कि भूमिगत जल स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण, मतलब कहने का ये है कि भूमिगत जल मतलब जो ग्राउंड वाटर है, पानी उसका जो लेवल है वो कम होते जा रहा है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है, आपको ये बताना है क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो वर्षा का कम होना, दूसरा ऑप्शन कहता है वृक्षों का आवरण कम होना, तीसरा ऑप्शन कहता है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथों के पंप का उपयोग होना, और नदियों का रुख बदल रहा है और बांध बनाए जा रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या मूल कारण है, जो एक तरीके से ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो कम होते जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, आप लोग हमें सही बताइए।
चलिए, बहुत सारे छात्र इसका जवाब दे रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि क्या जवाब दिया जाए। देखिए, कुछ छात्र सोच रहे हो कि वर्षा का कम होना इसकी वजह से भी है। बिल्कुल ये है, चारों चीज़ें सही है, लेकिन अगर इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मेरे प्रिय साथियों, थोड़ा से प्रश्नों को पढ़ा करें और समझा करें, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। देखिए, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए जो सबसे मुख्य कारण है वो है एक तरीके से सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से पानी निकालना और हाथ पंप, जो हाथ के पंप होते हैं, जैसे समरसेबल की बात करते हैं, जो हैंड नलकूप होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे से निकाल रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो बिल्कुल कम होते जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मूल कारण है या क्या मुख्य कारण है, तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरी बातें बिल्कुल क्लियर लग रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर, आप सही समझा रहे हैं हमें और सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही है। अब हर एक प्रश्न, मैंने आपसे क्या कहा, हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छा होगा, हर प्रश्न का अपना एक महत्व होगा। यदि आप पूरी क्लास को, पूरी सीरीज को फॉलो कर लेते हैं अंतिम समय तक, जब तक आप पेपर नहीं हो जाता, समझ लीजिए 500 क्वेश्चन मैंने तैयार करवाए हैं या तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसमें मेरा भी पूरा सहयोग है, ठीक है, और अन्य लोगों का भी इसमें हमने सहयोग लिया हुआ है। देखिए, इसमें एक और बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप पूरी सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर मेरा पेपर अगर पहले हो जाता है तो क्या आप पूरी सीरीज को कंप्लीट करवा देंगे। जैसे ही परीक्षा की डेट अनाउंसमेंट होती है, अगर मुझे मैराथन क्लास में इस पूरी सीरीज को ख़त्म करना होगा तो मैं ख़त्म कर दूंगा, 2-3 घंटे के एक दिन मैराथन क्लास ले लूँगा, जिससे कि आपके 500 क्वेश्चन दोनों में कंप्लीट हो जाए। अगर आप ये मान के चलिए 500 क्वेश्चन आपने कर लिया, 500 वाली, ये मान के चलिए आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, हर चीज़ें आपको लगेंगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, लगता है प्रवीण सर ने इस बार पेपर बना दिया है। हाँ, ये मान के चलिए अगर आप पूरी अच्छे से सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो। देखिए, प्रश्न ये है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई और दादा दादी, चाचा, उनके परिवार के साथ रहती है। देखिए, यहाँ पर रीता क्या करती है, अपने नौकरी वाले माता के साथ और पिता, छोटे भाई और यानी कि इन सभी लोगों के साथ, परिवार के साथ रहती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को, परिवार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, मातृवंशी परिवार, जिसमें रीता की माता जो है मुखिया है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पितृवंशी परिवार, जिसमें पिता के मुखिया हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए, सबसे खास बात ये हो जाती है, हमने आपको बताया है कि अगर आपको सीटेट जैसे परीक्षा को पास करना है, ना तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना है, ना तो बहुत कम सोचना है, बस कहीं कहीं पर आपको क्या करना है, अपने आप को मॉडरेट कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मध्यम मार्गी बनिए, निश्चित तौर पर आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग होंगे वे क्या कर रहे हैं, मातृवंशी परिवार लगा देंगे क्योंकि वहाँ माता नौकरी कर रही है, ठीक है। नौकरी कर लेने से ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर आपकी माता घर में नौकरी करने लगी, पिताजी कुछ नहीं करते हैं, तो फिर क्या इसका मतलब ये हो गया कि मातृवंशी परिवार हो गया। वो तो वैसे में अगर देखा जाए तो माता ही घर की मुखिया होती हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात समझ लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक शक्ति वाले होते हैं, जिनके पास रियल की पावर्स होती हैं, और राष्ट्रपति की अगर देखा जाए नाम मात्र की शक्ति। वैसे ही मम्मी पापा में आप देखते हैं कि मम्मी के पास क्या है, वास्तविक शक्तियां हैं, और पापा के पास अगर देखा जाए तो नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, जो कि आप जानते ही हैं, भला आपको कौन परिचय करवाए। चलिए, इसके जवाब के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्रिय साथियों। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब आंसर डी भी दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप जवाब देते चलिए और आपके सभी जवाब का हमें इंतजार रहता है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर से लेकर बेंगलोर तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात तक, और ऐसे में अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन कहता है कि महाराष्ट्र से मणिपुर। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में मुझे नहीं लगता कि कोई छात्र में असहजता फील करेगा, क्योंकि उसे पता है, उसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं उन सभी छात्रों को हमने पढ़ाया। जो यूट्यूब पर हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं वे चिंता ना करें, ये सारी चीज़ें उन्हें करवा कर दे दी जाएंगी टाइम पर,
यदि आप वाकई में, जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं जैसे यूपी टेट या सी टेट में जैसे परीक्षा में पास नहीं होते हैं, यदि आपके जानने में है तो आप एक बार हमारा नंबर उन्हें दीजिए, निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हमारी एक क्लास लेकर देखें, ऑनलाइन हमारी गूगल मीट ऐप पर भी क्लासेस चलती हैं, एक क्लास लेकर देखिए। अगर यूपी टेट में आप कोई भी छात्र तैयारी करना चाहेगा, ठीक है, और उसे एक तरीके से वो सही तरीके से नहीं निकाल पा रहा, पिछले 2-4 सालों से दे रहा है, गारंटी के साथ मैं उसका सिलेक्शन करवा दूंगा। सिलेक्शन का मतलब ये है कि इतना बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा कि ये मान के चलिए 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अब डिब्रूगढ़ कहाँ है? डिब्रूगढ़ अगर देखा जाए तो असम में है, और कन्याकुमारी कहाँ पर है भैया? तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो एक तरीके से तमिलनाडु मतलब एक तरीके से असम से लेकर कन्याकुमारी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। थोड़ा सा हमने आपका समय लिया, कोई बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है? आपको ये बताना है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है? ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी यानी ट्रैप होती है और वायु ऊष्मारोधी होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर कहता है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। जवाब बड़ा ही अच्छा है, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए, बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं क्या जवाब दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जल्दी से इसका जवाब आप अपने कॉमन सेंस के भी आधार पर दे सकते हैं, और जिन छात्रों ने पढ़ा हुआ है वे भी आराम से दे सकते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं इसके आंसर के बारे में, तो अगर आप पहले से सोचते हैं तो आपस में कसकर जुड़े हुए हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। आप देखते हैं उसमें होल होता है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर रेशे मोटे होते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। चौथा भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। उन्हीं रेशों के बीच वायु फंसी होती है और वायु ऊष्मारोधी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप देखते हैं तो सही हो जाता है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगर आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आज के जितने भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। चलिए अभी क्या है, आप देखते चलिए, हर दिन के सीरीज में आपको नए ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हर दिन आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जब पेपर में बैठेंगे तब आपको मेरी महत्व समझ में आएगा। ठीक है, जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर ने जितनी भी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई थी वे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने मिल रही हैं। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को आपको बताना है। देखिए प्रसिद्ध त्योहार हमारी होली है, दीपावली है। ठीक है, आपको बताना ये है कि क्या चीज़ें यहाँ पर सही है। दोनों त्यौहार अगर देखा जाए तो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। सी ऑप्शन कहता है दीपावली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को मनाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है कि दीपावली अमावस्या को और पूर्णिमा होली जो होती है पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा, एक तो अगर आप पहले से ही देखें, पहला ऑप्शन तो आपको यूं ही लग रहा है दोनों पूर्णिमा को नहीं, दोनों त्यौहार ऐसे नहीं होंगे, ये दोनों त्यौहार अमावस्या के। एक तो ये दोनों बातें बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाती हैं कि दोनों एक ही दिन मनाए जाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को। आप याद करिए जब आपको बताया गया होगा दिवाली आने वाली है, अमावस की रात आने वाली है, वही अमावस की रात हम क्या करेंगे, जिस दिन दिवाली होगी उसी अमावस की रात हम क्या करेंगे, जादू टोना को जगाएंगे। हाँ, आप याद करिए किसी मूवी में ऐसे बताया जाता ना कि किसी जादू टोना को हम अपने तंत्र मंत्र को जगाएंगे, तो अमावस की रात वाले दिन ऐसा होता है, तंत्र मंत्र जगाया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए तंत्र मंत्र जगाया जाएगा किस दिन, अमावस्या के दिन, और होली जो होती है पूर्णिमा के दिन होती है दोस्तों। अब याद कर लीजिए, अब आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि दिवाली कब होती है तो आप याद करिए मुझे याद करिए कि प्रवीण सर ने बताया था कि तंत्र मंत्र का विद्या जो जगाया जाता है वो काली अमावस रात के दिन, और वो काली अमावस रात क्या होती है, दीपावली होती है। ठीक है,
और पूर्णिमा के दिन क्या होता है दोस्तों, पूर्णिमा होती है होली के दिन, सॉरी पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन होली होती है। ठीक है, ऐसे याद करने की ट्रिक्स है, कुछ चीज़ें क्या है बिना वजह के ही ट्रिक बना लो। ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा से दौड़ा लो। ठीक है, थोड़ा से दौड़ा कर ऐसे प्रश्नों को सही कर लो आराम से। क्या करना है, हमें तो याद करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें याद करना, हमें फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। देखिए उत्क्रमित का मतलब क्या हो जाता है, उत्क्रमित का मतलब ये हो जाता है जब किसी चीज़ को परिवर्तन करना होता है। जैसे समझिएगा इस बात को, जैसे बर्फ जैसे यहाँ पर आप देखिए बर्फ है, बर्फ को अगर हम पिघलाते हैं, बर्फ को पिघलाते हैं तो क्या मिल जाएगा, पानी है। अगर पानी को फिर भी फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ का रूप बन जाता है। कहने का मतलब ये है उत्क्रमित मतलब होता है परिवर्तन करना, जैसे हमने किया है वैसे दोबारा अगर हम चाहें तो फिर कर सकते हैं। हमने क्या किया, बर्फ को पानी बना लिया और पानी को फिर बर्फ बना लिया, क्या दिक्कत है, यही है उत्क्रमित। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार देखिए उत्क्रमित का मतलब ये हो जाता है किसी चीज़ का परिवर्तन दोबारा उसी तरह में ला लेना। जैसे हमने क्या किया, बर्फ से पानी प्राप्त कर लिया, बर्फ को रख दिया थोड़ी देर खुला, पानी आ गया, मतलब वो पानी बन गया, पिघल गया। और पानी को हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया तो वो क्या बन गया, बर्फ बन गया। ये क्या है, उत्क्रमित वाली प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी का जवाब दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, मोम का घोल बनाना, और दूध से पनीर बनाना, और गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। अब इसका जवाब देने में गलती मत करिएगा, ठीक है, जवाब देते चलिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं तो आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद मैं दूंगा, यानी कि थैंक यू दूंगा। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप दूसरों को भी शेयर करिएगा। यदि आप नए हैं तो आपके जानने में ज़रूर 2-4-5 लोग होंगे। एक बार आप उन्हें बताइए कि चलिए एक बार टेट वाली क्लास पर चलिए, जहाँ पर प्रवीण सर भी पढ़ा रहे हैं। चैनल उनका छोटा है लेकिन पढ़ाते बड़ा अच्छा है। ठीक है, एक बार आप उन्हें बताइए कि क्या नाम है, छोटा बम बड़ा धमाका। लेकिन आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तो परिवार बढ़ रहा है, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे कि एक काम कर लेते हैं, दूध से पनीर बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ पनीर से क्या आप दूध बना सकते हैं, हाँ आप बताइए, पनीर से क्या आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, बिल्कुल गाय के गोबर से बायोगैस बना सकते हैं। अब गैस को क्या दोबारा गोबर में आप परिवर्तित कर सकते हैं, हाँ गैस तो उड़ जाएगी जैसे ही खुला छोड़ेंगे। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत आप बना सकते हैं, फिर क्या आप जो परत बन गई है क्या उसको फिर उसी तरह से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मोम का घोल आप बना सकते हैं और उस घोल को फिर मोम बना सकते हैं। यही है उत्क्रमित की प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा उत्क्रमित की प्रक्रिया क्या होती है, जैसा किया जाए वैसे दोबारा भी अगर हो सकता है तो दैट इज कॉल्ड द उत्क्रमित प्रक्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। निश्चित तौर पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको सही से समझाकर ही भेजूं पेपर देने। चलिए नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं की किस वर्ग में है, छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी कलचिड़ी और बिच्छू। जवाब दीजिएगा। सरीसृप पक्षी, स्तनधारी कीट, स्तनधारी सरीसृप पक्षी कीट, स्तनधारी सरीसृप कीट। और बताइएगा इसमें क्या मैं बोलूं। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्र जवाब दे रहे हैं। अच्छा एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि छिपकली क्या अंडे देती है या बच्चे देती है या दोनों देती है। देखिए एक तो छिपकली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरीसृप के बारे में क्या होता है। देखिए सरीसृप को रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स का मतलब ये हो जाता है ऐसे जीव जो सरक कर चलते हैं या ऐसी चीज़ें जो सरक कर चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक तरीके से जैसे हम बात करते हैं चमगादड़ की बात करते हैं, चमगादड़ कह रहा हूँ क्या यार, जैसे सांप की बात करते हैं, छिपकली की बात करते हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मगरमच्छ की बात करते हैं तो ये सब हो जाते हैं सरीसृप हो जाते हैं। ठीक है, स्तनधारी की बात करते हैं तो जो बच्चे देते हैं, जैसे कि बात करते हैं गाय वगैरह। पक्षी को भला कौन नहीं जानता और बिच्छू को भला कौन नहीं जानता। चलिए इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, डी सही हो जाएगा। देखिए सरीसृप को अगर देखा जाए तो सरीसृप जो होता है एक तरीके से छिपकली होती है, और स्तनधारी में देखा जाए तो चमगादड़। अच्छा, चमगादड़ की एक खास बात याद रखिएगा,
आज पहली बार कुछ लोगों को पता चलेगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्तनधारी जीवों में ऐसा कौन सा जीव है जो उड़ सकता है, जो उड़ सकता है स्तनधारी में, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे देता है लेकिन उड़ सकता है, वो है चमगादड़। चमगादड़ की सबसे खास बात यह है कि ये बच्चे भी देता है लेकिन उड़ भी सकता है और रात में भी उड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पक्षी की बात करते हैं, कलचिड़ी है। बिच्छू की बात करते हैं, कीट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में। आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, जवाब दीजिएगा। पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती हैं किस राज्य में है? केरल में है। और जवाब दीजिएगा, केरल में है या दूसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन कहता है तमिलनाडु। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। भला कौन नहीं जानता आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंख बंद करके बता देंगे कि आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के एक जिला है नलगोंड जिला। क्या है? नलगोंडा जिला है। हाँ, नलगोंड जिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उस नलगोंड जिला, ठीक है, नलगोंड जिला है। ठीक है, नलगोंड जिले में स्थित है। इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। और इसे अगर देखा जाए तो जीआई टैग भी मिला है। जियोग्राफिकल इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल टैग भी मिला है, जीआई टैग भी मिला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में जवाब दीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर, आप जो हमें बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर है और मजे भी आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ यानी कि उसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाए जाते हैं। इस बार का ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। ये अंडे देते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनके शरीर पर सलकट से ढके होते हैं इनके शरीर। जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका जवाब? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो सही हो जाता है। देखिए, छिपकली भी अंडे देती है और मेढक भी अंडे देते हैं और घड़ियाल यानी मगरमच्छ भी अंडे देते हैं। अच्छा, मगरमच्छ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो मादा मगरमच्छ होती है 20 से 30 अंडों तक दे लेती है। 20 से 30 अंडों तक देती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न अभी तक बना हुआ था और मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में डाला भी था कि मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसके त्वचा के लिए किया जाता है। त्वचा के लिए इसका शिकार किया जाता है। स्किन के लिए इसका शिकार किया जाता है। किसका? मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल या घड़ियाल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा से दोस्तों आज कोल्ड हुआ है, लेकिन ये मत सोचिए मैं क्लास बंद कर दूंगा। लेकिन ये है कि आज उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है जितना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा फुल प्रोडक्टिविटी के साथ आपको मैं पढ़ाऊँ, मतलब अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझाऊँ। चलिए बताइएगा, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि ए असम, हाउस बोट, लद्दाख। देखकर बता दीजिए अब इसमें मैं क्या बताऊं। ठीक है, जवाब दीजिएगा। ऑप्शन आपके समक्ष है, जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ए के साथ पांचवा सही है, ए के साथ पांचवा सही है। तो असम अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? असम है। और असम जो है मजबूत बांसों के बने ढालू घर बनाए जाते हैं असम में, वो तो आप जानते ही हैं। बी का दूसरा है, बी का क्या है? दूसरा है। लद्दाख में अगर देखा जाए तो पत्थर के बने फर्श और छतें होती हैं। ठीक है, और लकड़ी के बिना बनी होती हैं, बिना लकड़ी के भी बनी होती हैं। ठीक है, और सी में अगर देखा जाए तो चौथा है। तो सी कहाँ पर है? ए है, मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश है। और इसके साथ चौथे की बात करते हैं तो वही जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो लद्दाख की विशेषता है वही हिमाचल प्रदेश की विशेषता है, जहाँ पर पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर देखा जाए तो डी के साथ तीसरा आ जाता है और डी हमारा ए रहा और तीसरा हमारा ए रहा। राजस्थान में अगर देखा जाए तो मिट्टी के घर या कटीली झाड़ियों के बने होती हैं छतें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, अगर असम पूछा जाता है तो आप बताइएगा कि हाँ मजबूत बांसों के घर से बने होते हैं जो 10 से 12 फीट के ऊंचे घर बने होते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि बाढ़ आती है तो जिससे घर ना गिरे, अगर घर गिरे भी तो किसी को हानि ना हो।
फिर अगर देखा जाए बी के साथ दूसरा है, और बी के साथ अगर दूसरा है तो दूसरे में क्या है कि लद्दाख में क्या है, पत्थर के घर बने होते हैं, 2 मंजिले घर होते हैं, ठीक है, फर्श या छतों के बने होते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो सी के साथ चौथा है, और सी क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ए आपका तीसरा है, यहाँ पर भी सॉरी 1 मिनट, सी के साथ अगर देखा जाए तो चौथा है, चौथा में अगर देखा जाए पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो राजस्थान डी के साथ तीसरा है, जो मिट्टी के घर या झाड़ियों की बनी होती है, याद कर लीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न यह है कि अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन, यहाँ पर फॉर्मेटिव कह सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव करना है। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना है। दूसरा ऑप्शन कहता है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना है। तीसरा ऑप्शन कहता है तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना है। चौथा ऑप्शन कहता है कि वो जो वस्तुएं डूबती हैं और तैरती हैं उन्हीं की सूची याद करना है। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा से समझिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न ये है कि अपनी कक्षा 4 की बात करते हैं, पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थी, पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थी जो है एक तरीके से रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव करेंगे। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे कि कौन सी चीज़ें क्यों डूबती हैं और कौन सी चीज़ें क्यों तैरती हैं। एक बार आप ऑप्शन में बताइएगा। देखिए चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए जिनका घनत्व तो कम होता है वे नहीं डूबती हैं, जैसे लकड़ी की बात करते हैं। और तैरने की प्रक्रिया में अगर देखा जाए, तैरने की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है कि एक तरीके से जब व्यक्ति क्या करता है, अपना घनत्व तो कम कर लेता है, कम क्या एक तरीके से क्या होता है, पानी से उसका घनत्व तो कम होता है तो वो तैरता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है वो चीज़ें डूब जाती हैं, जैसे कि पत्थर को अगर आप पानी में फेंकते हैं तो वो चीज़ें डूब जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न क्या है, थोड़ा सा 1 घंटे की क्लास जाएगी, जाने दो, हाँ जाने देते हैं। इसके बाद पर्यावरण की क्लास होगी, जाने देते हैं, जितना जा रही है जाने देते हैं, क्योंकि आज का उद्देश्य पूरा करना ही होगा, ठीक है। कल थोड़ा से प्रश्नों की संख्या मैं कम ले लूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो कम से कम 50 मिनट की तो क्लास हो ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो 50 मिनट की क्लास कर दूंगा, या नहीं तो 1 घंटे की चलने देते हैं। अब 1 घंटे ही चलने दो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, समय पर सब कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 से लेकर 10 बजे तक ही कर लीजिए, 10 से 10:30 बजे तक आप दूसरी क्लास कर लीजिए, और 10:30 से 11 तीसरी क्लास कर लीजिए, ठीक है। आज तो 2 ही क्लास होगी, लेकिन आगे से मैं चाहूँगा जब थोड़ी सी मेरी तबीयत सही हो तो मैं 3 क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँ। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले का संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन कहता है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों का अभिमुख करना। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा यदि आ रहा है। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का अध्ययन का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल अगर यहाँ पर देखा जाए तो तीनों बातें जो हैं बिल्कुल गलत हो गई हैं, ठीक है। तीनों बातें से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों को जो प्राइमरी स्तर पर क्या होता है, पर्यावरण पढ़ाया जाता है, उन्हें लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों को सिखाया जाता है, ठीक है। कि जैसे लड़की लड़के के साथ जो दुर्व्यवहार ना हो, मतलब एक तरीके से पक्षपात ना हो। जैसे कि बात करते हैं, आप देखते हैं कोई कहता है कि लड़कियां ही इस काम को कर सकती हैं, कोई कहता है लड़के ही इस काम को कर सकते हैं, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि लड़की और लड़के दोनों ही कुछ कार्य को कर सकते हैं, समान है, ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्राइमरी स्तर पर अगर देखा जाए या प्राइमरी लेवल पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुश्रवण करना। प्रश्न अच्छा है। प्राइमरी लेवल पर किस प्रक्रिया का कौशल, मतलब निम्न में से क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है जो कौशल में नहीं आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका जवाब देने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि प्राइमरी यानी कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में क्या चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। देखिए मानचित्रण करना, किसी चीज़ को देखते हैं तो अपने दिमाग में एक तरीके से क्या होता है, इमेजिनेशन कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। एक्टिविटीज़ परिवर्तनों को परिभाषित कर लेते हैं, तथ्यों का अनुस्मरण कर लेते हैं, यानी कि जैसे कोई चीज़ें पढ़े रहते हैं, कोई चीज़ें सुने रहते हैं, तो उन फैक्ट को क्या कर लेते हैं, याद करने का कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा भी यहाँ पर सही है। लेकिन परिकल्पनाओं की, इमेजिनेशन का अगर देखा जाए तो उसकी जाँच करना तो वे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनके अंदर इतनी विशेषताएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है।
यानी कि गलत हो जाता है। ठीक है, अब बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने के लिए कहते हैं, इनमें से कौन सा उनके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा, आपको ये बताना है। कक्षा 5 के अध्याय के दीवार के उस पार अगर देखा जाए तो एक शिक्षक आरिफ हैं, वे क्या कह रहे हैं अपने छात्रों से कि जो वे खेल खेलते हैं उसके अनुभव को साझा करें। कौन सी चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट होंगी? चीज़ें तो चारों सही हैं। ठीक है, एक तो खेलों से संबंधित नियम, पहला ऑप्शन ये कहता है कि खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। दूसरा ऑप्शन कहता है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। तीसरा ऑप्शन कहता है कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर, टीम की भावना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। जवाब दीजिएगा। थोड़ा से हो सकता है कि आपको परेशानी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा से अगर आप समझ कर देते हैं। चारों ऑप्शन सही है, लेकिन चार में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है आपको ये बताना। तो खेलों से संबंधित नियम की समझ का अगर देखा जाए ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम ए गलत काट देते हैं। खेलों से संबंधित मूल्यों के विकास की बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी बातें यहाँ नहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है अनुभव साझा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम की भावना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। दीवार एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से, छात्र अगर देखा जाए तो कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर, टीम की भावना। एक बार ये ठीक लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी सही लग रहा है कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि जो व्यक्तिगत रूप से बच्चे खेल रहे हैं वही तो छात्रों से कहा जा रहा है कि भाई आप अपने अनुभव को साझा करिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब मेरे हिसाब से तो ए सही होना चाहिए, अगर आपके हिसाब से ए सही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको भी सही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। चलिए, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वृक्ष मतलब वंश वृक्ष का एक उपयोगी उपकरण है। बच्चों में अगर हम एनालिटिक क्या करते हैं, थिंकिंग का डेवलपमेंट करते हैं, तो वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह संयुक्त परिवार, उनके संबंधों के बारे में बताता है, केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में बताता है, केवल दादा दादी नानी नाना के बारे में, परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में बताता है, या अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बताता है। बच्चों में अगर एनालिटिकल थिंकिंग रखना है तो वंश वृक्ष का मतलब एक जो परिवार होता है वृक्ष जैसे होता है, आपको ये बताना है। देखिए, कुछ छात्र सोच रहे हैं कि एक तो दो ऑप्शन उन्होंने गलत कर दिया होगा, बिल्कुल वे सही, केवल पाकर उन्होंने गलत कर दिया। अब यहाँ पर पहला और डी वाला फंस रहा है। देखिए, संयुक्त परिवार और के संबंधों के बारे में अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि दादा दादी से ही जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वृक्ष एक परिवार को वृक्ष के रूप में दिखाया जा रहा है, और वृक्ष का मतलब हो जाता है शाखाओं में, और शाखाओं का मतलब क्या हो जाता है, एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ियों के बारे में यहाँ पर कहीं ना कहीं जोड़ने की बात की जाती है। ठीक है, अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों आपसी संबंध के बारे में बताने की बात की जाती है। एक बार अगर आप चाहें तो परिवार को अगर इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको वृक्ष के रूप में परिवार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका ट्री के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होता है वो बिल्कुल राइट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न अब है हमारे एक और प्रश्न है ईवीएस का, उसके बाद सीडीपी के प्रश्न आ जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जवाब दीजिएगा। कक्षा 2 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करना, पहला ऑप्शन। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है और यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो बड़े ही अच्छे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसे प्रश्न जब देखते हैं, देखिए, एक तो अगर आप डी से चलते हैं, एकल विषय दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में औपचारिक भाषा बिल्कुल गलत है, और यह विषय कक्षा
1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं और भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ऐसी बातें नहीं है भैया। पर्यावरण स्तर में अगर देखा जाए तो विज्ञान को भी देखा जाता है, सामाजिक विज्ञान भी, पर्यावरण शिक्षा, अवधारणा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाता है सही हो जाता है। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब पहला ही दिया है, बिल्कुल वे लोग सही हैं, बिल्कुल वे लोग सही हैं। इसी तरह से आप जवाब देते चलिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं हम सीडीपी के प्रश्नों को। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया एक तरीके से, अगर देखा जाए तो हमने देखा ईवीएस के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक अभिप्रेरणा स्रोत मूल रूप से युग्म है? आत्म परितोषण और बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा है, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का सही स्रोत आपको बताना है। ठीक है, सही स्रोत आपको बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में तो जिज्ञासा की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो सही होता है। ठीक है, अगर आप नगद को देखते हैं तो नगद पुरस्कार जो होता है वो आंतरिक नहीं होता है, बाह्य होता है। अगर आप देखते हैं तो रुचि की बात करते हैं तो रुचि भी बाह्य नहीं, आंतरिक होता है। देखिए, हमारे मन में हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो आंतरिक होता है, मतलब हमारे मन में कब क्या विचार आ जाए हमें नहीं पता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है। फिर पहला अगर देखा जाए तो ए होता है जो बाह्य है, आत्म परितोषण की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, आंतरिक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ बाह्य लिखा है, बाह्य अभिप्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई कुछ नया सोच रहा हो तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से तो यही सही होगा, इसमें कुछ बातें हैं नहीं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आप जानते हैं कि प्रश्न को आप गलत कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अधिगम को प्रभावित करते हैं अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्री, पैडागोजी। पैडागोजी शिक्षा शास्त्री मतलब हो जाता है पैडागोजी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में अगर देखा जाए तो भैया ए भी सही है, अभिप्रेरणा का होना जरूरी है। सामाजिक संदर्भों की बात करते हैं, ए भी चीज़ें होती हैं। संवेग की बात करते हैं तो ए भी इमोशन भी होता है। शिक्षा शास्त्री की बात करते हैं तो ए भी सही होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऐसे में डी सही हो जाता है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या हिसाब रहता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ही। चलिए, इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। बिल्कुल डी ही उसका सही हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं कहना है। ठीक है, नहीं तो आप सोचें बार बार मैं कह रहा हूँ, आपके हिसाब से कुछ नहीं, जो मेरा हिसाब है वही सही होगा। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का। दूसरा ऑप्शन कहता है केवल वातावरण का। विद्यालय और शिक्षा का आनुवांशिकता और वातावरण के बीच क्रिया का। बच्चों का विकास का परिणाम भला कौन नहीं जानता। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं उन सभी छात्रों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। देखिए, केवल आनुवांशिकता नहीं भाई, केवल पर्यावरण नहीं, विद्यालय और शिक्षा नहीं भाई, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की बात आती है बच्चों के विकास में। ये वाला प्रश्न आ चुका है, यूपी टेट में। ठीक है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतः संबंध की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होता है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा समझ कर दीजिएगा और संभाल कर दीजिएगा। प्रश्न यह है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित कर रहा है, हमें क्या बता रहा है, कैसा संकेत दे रहा है? जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता। अब इसका जवाब देने में तो कोई भी छात्र कठिनाई नहीं महसूस करेगा। सारे छात्र कह रहा हूँ सर ऐसे प्रश्न चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन अगर आप हमें देंगे तो फिर हमारी ताहीनता होगी। नहीं भाई, आपकी ताहीनता नहीं है, आपकी बड़ाई है। चिंटू पिंटू वाले प्रश्न को आप सही कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही करते चलिए, इसी से आपके जीवन उद्धार होगा। जेंडर स्थायित्व स्टेबिलिटी नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक विद्यालय है बैडमिंटन प्रतियोगिता करा रहा है, लड़कों को प्राथमिकता देता है, ठीक है, बैडमिंटन में, और संगीत प्रतियोगिता में देखा जाए तो लड़कियों को प्राथमिकता देता है। भैया ये बताओ, अगर बैडमिंटन हो रहा है तो क्या लड़कियां नहीं खेल सकती हैं? ये तो बताओ, बैडमिंटन अगर हो रहा है तो क्या लड़कियां नहीं खेल सकती हैं? लड़कों को ही प्राथमिकता क्यों? फिर दूसरी बात, अगर संगीत प्रोग्राम हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि भैया संगीत प्रोग्राम में केवल लड़कियां ही गाना गा सकती हैं? कुमार सानू कहाँ चले गए? ये तो बताइए। ठीक, सोनू निगम कहाँ चले गए?
तो जब यहाँ पर केवल लड़कियों की बात की गई, लड़कों की बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और यहाँ पर अगर ऐसे में अगर देखते हैं हम, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, अब तो सारे छात्र देख ही लीजिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्धता यहाँ दर्शा रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होता है वो सही हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। समालोचनात्मक की बात करते हैं, चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन, बताइएगा। जवाब देने में कठिनाई मत महसूस करिएगा, बस आराम से दे दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। चिंतन में क्या चीज़ें, परासंज्ञान की बात करते हैं, बिल्कुल ये चीज़ें शामिल होंगे। विश्लेषण, मनन, ये सब सारी चिंता में आ जाती हैं, ठीक है। समालोचनात्मक का मतलब ये हो जाता है कि ना तो किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना है, ना तो किसी की बहुत ज़्यादा बड़ाई करना है, मतलब कि समान आलोचना करना है, एक बराबर में। जैसे कहते नहीं भाई आप अच्छे हो लेकिन यार इतने भी अच्छे आप नहीं हो, तो बस ये समझ लीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से चिंतन में तीनों चीज़ें शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाता है वो यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा से क्लास बड़ी हो गई है लेकिन कोई नहीं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रही है? आज पहली बार कुछ लोगों को ये सारी बातें जानने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊंगा। शीर्षगामी सिद्धांत की बात करते हैं, अधोगामी सिद्धांत की बात करते हैं, और विकास क्रम की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, मतलब वो पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले उसके अंदर इतनी क्षमता आ गई गेंद फेंक लेता है। यह स्थिति किस सिद्धांत की ओर आधारित कर रही है? देखिए अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अधोगामी सिद्धांत यहाँ पर लागू है। देखिए पहले तो शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में बता देता हूं, और ये दोनों सिद्धांत तो आपको आते ही हैं। चलिए बात करते हैं शीर्षगामी सिद्धांत क्या है। देखिए शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब ये हो जाता है जो विकास होता है वो अनुधैर्य होता है, अनुधैर्य होता है, ठीक। विकास जो आगे बढ़ता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर विकास जो बढ़ता है, विकास जो होता है ऊपर से नीचे की ओर, इसको समझिएगा। कहने का मतलब ये है सिर से पैर की ओर जब भी विकास होगा पहले तो सिर बनेगा फिर उसके बाद पैर बनेगा, ठीक। और बच्चा क्या करता है, और यही कारण है कि चलने में सबसे पहले सिर का वो नियंत्रण करना सीखता है, सबसे पहले सिर का नियंत्रण करना सीखता है तब वो चलता है, ठीक है। तो शीर्षगामी में क्या हो जाता है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है अधोगामी का मतलब क्या हो जाता है? अधोगामी का मतलब ये हो जाता है कि निकट से दूर, निकट से दूर क्या है? निकट से दूर, इसको समझिएगा इस सिद्धांत में। निकट से दूर, निकट से दूर का मतलब ये हो जाता है पहले शिशु क्या करता है, शिशु पहले अपने धड़ और पैर, धड़ को क्या करता है कि एक तरीके से संभालने का प्रयास करता है, फिर अपने हाथ पैर को हिलाना सीखता है, मतलब एक तरीके से पहले अपने धड़ को फिर अपने हाथ और पैर को क्या करता है, हिलाना सीखता है, मतलब एक तरीके से उसको प्रयास करता है। निकट से दूर तो सिर पहले क्या हो गया, नज़दीक हो गया, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा से दूर हो रहा है उसका हाथ, और पैर अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर हो जाता है। तो निकट से दूर की ओर विकास होता है, निकट से दूर की ओर विकास होता है, ठीक है। अधोगामी सिद्धांत। विकास का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चा पहले क्या करता है, अपने धड़ को संतुलन बनाता है, फिर हाथ पैर को, फिर हाथ को, फिर पैर को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये है अधोगामी सिद्धांत, बस इसमें इतना ही है। और शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है, सिर से पैर की ओर बात करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, विकास जो होता है ये है शीर्षगामी सिद्धांत, वो है अधोगामी सिद्धांत, ठीक है, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में आता है। एक गणित अध्यापिका उच्च स्तर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं? लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत, बी.एफ. स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, और जिरोम ब्रूनर का रचनावाद सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा अगर देखा जाए तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं, सामाजिक संरचनावाद की बात की जा रही है, ठीक है। 2 प्रश्न और कर लेते हैं, बाकी फिर हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है। कुछ छात्र सोच रहे हैं कब खत्म होगी क्लास। बाह्य विस्तारीकरण, कल से मैं थोड़ा से प्रश्नों के संतुलन बना के आऊँगा, ठीक है। CDP के भी मतलब एक तरीके से उतने ही प्रश्न होंगे जितना कि
आज खत्म हो जाए, ठीक है। और ईवीएस के भी ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, बराबर में होंगे संतुलन में, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा करवा दूंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमने 500 क्वेश्चन तैयार करवाए हैं वे सारे करवा दिए जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस जब आपके पेपर की डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी और बता दिया जाएगा इस दिन पेपर होगा, तो पेपर के पहले चाहे मैराथन क्लास क्यों ना करना पड़े, करके कंप्लीट करवा दिया। प्रवाह, विस्तारीकरण, लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता और कार्यात्मक अटलता। एक छात्र ने हमसे कहा था कि आप हमें मैथ की पैडागोजी करवा दीजिए, बिल्कुल मैं करवा दूंगा दोस्त, आप चिंता ना करें। थोड़ा से मेरी तबीयत जो है डाउन है, बस सही होने दीजिए, आजकल में मैं अपने आप को बिल्कुल सही कर लूँगा, स्वस्थ कर लूँगा, फिर उसके बाद ये मान के चलिए सारा कुछ अच्छे से करवा दूँगा। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और करवा देता हूँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जब जवाब हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्रवाह, विस्तारीकरण, लचीलापन निम्न में किसके लक्षण हैं? तो क्रिएटिविटी के हैं, यानी सृजनात्मक के लक्षण हैं। आइए ये लास्ट प्रश्न होगा, थोड़ा सा कठिन भी होगा और थोड़ा सा अच्छा भी होगा। अधिगमकर्ताओं द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों को पहचान कर सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए यदि आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो जवाब हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो जवाब सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, अगली क्लास में हम मिलते हैं। अगली क्लास हमारी है ईवीएस की है, उस क्लास को जरूर देखते चलिए। और सीडीपी के भी मैं आपको सिद्धांतों की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बस ये है कि मैंने सब कुछ क्रिएट कर दिया है, बस तबीयत थोड़ी सी बीच में यार डाउन हो गई, नहीं तो ये मान के चलो कल संडे को बहुत अच्छा प्लान किया था हमने कि संडे को मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन बस वही है ना, कई बार क्या होता है जो सोचो होता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन कोई नहीं, ये है प्रभु की माया है, ठीक है। आज ऐसा कल वैसा हो जाएगा, आज बुरा कल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जीवन की एक आधार चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कोई बात नहीं है, और अच्छे से आप पढ़ाई करते चलिए। यदि आपकी कोई टॉपिक से, यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात डाल दिया करें, ठीक है। नहीं आप हमारे नंबर पर जाकर हमें आप व्हाट्सअप कर दिया करें, वो अबाउट में हमारा नंबर लिखा हुआ है, और आप हमें बता दिया करें कि आप हमें इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए दोबारा, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो के माध्यम से जैसा भी होगा, कोई ना कोई माध्यम से आप तक पहुँचेगी वो चीज़ें, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग नए जो हैं वे दूसरों को शेयर कर दिया करें दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो या सारा कंटेंट अच्छा लगा हो, जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो, एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।